जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए आज आप सभी का प्रैक्टिस सेट आगे बढ़ाते हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई भर्ती आने वाली है उसके लिए हम लोग जो है क्वेश्चन बैंक को क्लियर कर रहे हैं। एक तरफ से 9/12/2012 का कल एक हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट लगाए हैं इस डेट वाला, लेकिन जो रुक्मणी पब्लिकेशन वाला था उसमें क्वेश्चन और जो ये यूनिक पब्लिकेशन वाला है दोनों में क्वेश्चन देखने काफ़ी चेंज है। अब हम समझे कि भाई हो सकता है प्रथम पाली वाला है तो सेकंड पाली में सेम मिल जाएगा, लेकिन जब 9/12/2012 का यूनिक पब्लिकेशन में सेकंड पाली वाला भी दिया है उसको जब मिला है तो वहाँ पर भी क्वेश्चन नहीं मिल रहा, मतलब पूरी तरह से क्वेश्चन अलग अलग दिया है। तो क्वेश्चन चाहे जैसा भी दिया हो हम लोग सारे के सारे एक तरफ से करते जाएंगे। इस तरह से मेरे ख्याल से अभी तक नहीं पढ़ाता होगा कोई यूट्यूब पर। हम अपना तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हम बताना चाह रहे हैं कि जैसे न्यू पब्लिकेशन आया है यूनिक पब्लिकेशन वाला रुक्मणी पब्लिकेशन वाला 2025 से लेकर के 2010 से लेकर के 2025 तक वाला, तो उसमें तो लगभग जितने भी 33 सेट दिए हुए हैं, लेकिन एक्स्ट्रा जो उसमें छूट गया है क्योंकि सारे पुराने प्रैक्टिस सेट को नहीं उठाते हैं, तो हम जो कोशिश कर रहे हैं वो जितना भी पुराना प्रैक्टिस सेट यानी क्वेश्चन बैंक हो सके, यानी पिछला जितना भी गत वर्ष में पूछा गया सेट है सबको हम क्लियर कराने का कोशिश आप सभी को कर रहे हैं। जब तैयारी ही करनी है तो बेहतरीन तरीक़ा से करना है। हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाते ही है ना भाई। अब प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो वो तो बुक वाला अपने हिसाब से छापता है क्वेश्चन को, तो उससे अच्छा तो यही है कि हम जो पिछले साल पूछा गया है वो हम ज़रूर कवर कर लें, तो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, इसलिए हम सब के सब करा रहे हैं आप सभी के लिए। तो चलिएगा बेहतरीन तरीके से इसको भी हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठिए, सेट लगाना शुरू कीजिए। इसका सेट आज हम भी लगाए हैं, मेरा लगभग आया है इसमें 66 आया है इसमें मेरा, ठीक है ना। ये हम अपना बता रहे हैं, अब ऐसा नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा हम भी जानते हैं, हाँ, लेकिन 60 प्लस करने का कोशिश कीजिए आप सभी लोग भी। यही हम आप सभी से बोलेंगे कि कम से कम 60 प्लस रखने का जो है ना हमेशा कोशिश करिए। डेली सेट लगाइएगा, धीरे धीरे स्कोर बढ़ने लगेगा। तैयारी करते रहिए और डेली का जो है डेली सेट लगाते रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कॉपी पेन लेकर के बैठ लीजिए, 1 2 3 इस प्रकार से मार्किंग कर लीजिए, ठीक है ना। जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कौन सा आंसर होगा आपको A B C D जो भी होगा आपको यहाँ पर लगा लेना है। हम आगे बताएंगे, अगर आपका वहीं पर गलत हो गया तो ईमानदारी से उसको गलत रहने देना, ये नहीं कि सही कर लेंगे वापस, है ना। फिर 2 पढ़ेंगे तो यहाँ पर फिर आपको अगला लिखना है। इस प्रकार से आपको सेट लगाते चलना है। तो सूफ़ी जाने जाते हैं किस प्रकार के संत है ना। सूफ़ी जाने जाते हैं ईसाई संत के बारे में, या फिर हिंदू संत के नाम से जाने जाते हैं, मुस्लिम या फिर बौद्ध संत। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। सूफ़ी जो जाने जाते हैं वो मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी वाला होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पूछ रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण कब हुआ। थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, बड़ा है ना। चलिए तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में कहेंगे सर, करेक्ट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ए बिल्कुल सही है, 1600 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस तरह से पढ़ते जाएंगे, आंसर बताते जाएंगे, आप लोग फटाफट सेट लगाते चलिएगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, कहेंगे सर 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सभी को पता होगा, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। किसने, कहेंगे सर जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, कहेंगे सर स्विट्जरलैंड में। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो कौन करता है, बताइए। जितने भी स्टेट्स में जो राज्यपाल वगैरह होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो आप सभी को बता चुके हैं, कहिएगा सर राष्ट्रपति करता है ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है, बताइए। विधान परिषद इनमें किस राज्य में नहीं है। तो गुजरात में नहीं है, कर्नाटक, यूपी, बिहार ये सब में जो है विधान परिषद है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन कौन सा होगा, कहेंगे सर ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है। संघवाद की विशेषता नहीं कह रहा है, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण। संघवाद की विशेषता सत्ता का विकेंद्रीकरण, ये तो होगा। संघवाद का नहीं पूछ रहा ना, ठीक है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा, ये होगा। संघवाद की विशेषता कौन सा नहीं है वही पूछ रहा है। तो स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार देना, ये भी ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, सत्ता का केंद्रीकरण। ये संघवाद की विशेषता नहीं है ना। संघवाद की विशेषता कौन सा नहीं है, तो कहेंगे सर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में भूदान या फिर ग्राम दान आंदोलन किसने आरंभ किया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन या फिर ग्राम दान के प्रणेता कौन।
तो आचार्य विनोबा भावे आप सभी को अच्छे से पता होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइएगा। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। वर्ष 1971 में दहेज निरोधक अधिनियम बना। दहेज मांगने वालों को न्यूनतम 5 वर्ष की सज़ा होती है। दहेज प्रथा आज भी एक समस्या है और लोगों को जागृत करने के लिए सरकार नई कदम उठा रही है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कहेंगे सर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ये वाला सही है। 1971 में जो है दहेज निरोधक अधिनियम बना, ये कहना गलत है। दहेज निरोधक जो अधिनियम बना है ये 1971 में नहीं बना है। तो कहेंगे सर कब बना है भाई, ये जो बना है ना 1961 में बना है। कब, कहेंगे सर 1961 में, या 1971 दे दिया इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की। तो महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की, कहेंगे सर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हरिजन पत्रिका। अगला क्वेश्चन, दक्षेस यानी कि सार्क की वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है। तो अभी भी अगर वर्तमान की स्थिति भी देखा जाए तो टोटली 8 है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें भारत भी शामिल है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है। निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में चलिए देखते हैं इसको। कह रहे कि निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में 1/3 भाग से कम मत प्राप्त हो तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। चलिए हम सिर्फ ऑप्शन पढ़ेंगे, बताएंगे नहीं कौन सा होगा, नहीं ऐसे आप लोग को अंदाज़ा मिल जाता है। प्रत्येक पार्टी अपने चुनाव चिन्ह को खुद तैयार करती है। अगला देखिएगा, प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। और अगला कहता है कि मतदान की तिथि के 13 घंटे पूर्व चुनाव अभियान का कार्य समाप्त हो जाता है। अब लगाइए इसका आंसर कौन सा होगा। चलिए लगा लिए, देखिए इसका आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। कह रहा था ना कि कौन सा नहीं है, तो यही वाला, प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं, यही वाला होगा करेक्ट आंसर, कहेंगे सर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है, बताइए। संविधान अपने नागरिकों को समता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, श्रम का अधिकार, शोषण का अधिकार। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, तो भाई राइट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर अभिव्यक्ति की अधिकार तो रहता है और स्वतंत्रता का भी अधिकार है ना। कौन कौन सा अधिकार है, समानता का अधिकार है और अभिव्यक्ति का अधिकार, ये दोनों हो जाएगा। तो श्रम का अधिकार नहीं देता और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सब नहीं होता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण का अधिकार नहीं है ना। हाँ, ये शब्द ध्यान रखिएगा, शोषण का अधिकार कह रहे हैं, शोषण का अधिकार नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ऑप्शन केवल 1 और 2 यानी कि ऑप्शन ए सही है, यानी कथन 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन कराता है, बताइए। कहेंगे सर राज्यों की विधान सभाओं की जो सदस्य होते हैं वो कराते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है। राष्ट्र संघ के बारे में बोल रहे हैं, इनमें कौन सा कथन गलत है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना, विश्व में शांति सुरक्षा कायम रखना, शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना, शस्त्रीकरण होगा, हाँ, शस्त्रीकरण की स्पर्धा का अंत करना। तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा, ऑप्शन सी, शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना। देश की सरकार को क्या बर्खास्त करेगा, ऐसा पावर उसके पास थोड़ी ना होता है ना राष्ट्रसंघ के पास, ये सिर्फ शांति सुरक्षा कायम रखने के लिए बनाया गया है इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी। अब देखिए सिद्धार्थ बचपन का नाम है, किसका बचपन का नाम है बताइए तो आप सभी लोग। हाँ, कहिएगा सर ये महात्मा बुद्ध जो था ना उसके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो वही कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने किस धर्म का प्रचार किया या फिर स्थापना किया। तो राइट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बौद्ध धर्म का प्रचार किया, तो बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, बताइए। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो कहेंगे सर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, एनी बेसेंट ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछा जाता है एग्जाम में, बताइएगा किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। देखिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कहेंगे सर स्पेन का जो गृह युद्ध था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ, बताइए। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन भाई कहाँ होता है, तो कहेंगे सर लाहौर में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया।
तो अच्छे से आप सभी को पता होगा खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 में होता है ना, तो असहयोग आंदोलन कब होता है, कहेंगे सर 1920 में होता है। डेट से भी कई सारे ऑप्शन आप छांट सकते हैं, तो इसी में दिया होगा ना, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम इनमें क्या नहीं है बताइएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ। एडम स्मिथ के लेसेज फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिली। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना हुई और इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है ना, ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ कथन नहीं है। इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए, ये कहना गलत है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी वाला होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब होती है आप बताइए। महात्मा गांधी के जितने भी आंदोलन है ना, लगभग सब पूछा जाता है किसी न किसी तरह से, तो याद कर लीजिएगा महात्मा गांधी के बारे में। वैसे एक टॉपिक आप सभी को कौन कौन सा करा दिए हैं कि कांग्रेस का जो अधिवेशन था, रुकिएगा हम थोड़ा लिख ही लेते हैं कि आपके एग्ज़ाम से जस्ट पहले जो टॉपिक रहेगा क्या क्या हमको जो है आप सभी को कराना है। एक सेकेंड रुकिएगा, हम थोड़ा आपके टॉपिक को लिख लेते हैं, क्या कि इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। थोड़ा देर तक रुकिएगा, बस आप सभी लोग सेट लगाइए, हम लिख लेते हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन आप सभी को कराना है। कांग्रेस अधिवेशन कराना है। एक महात्मा गांधी वाला जितना है ना, ये कब जन्म लेते हैं महात्मा गांधी का, जीवनी पूरा आप सभी को करा देंगे महात्मा गांधी, और एक डेट करा देंगे है ना, दिवस जिसको बोलते हैं, दिवस आप सभी को कराना है। ये सब डेट हम अभी यानी कि टॉपिक लिख के रखेंगे क्या आपको कराना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम में। चलिए तो लगाइएगा आंसर, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो भाई राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कहेंगे से 1930 ईस्वी में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया बताइए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया। राइट आंसर बी होगा, कहेंगे सर महिला सशक्तिकरण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी था। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है बताइए। प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम इनमें कौन सा नहीं है। महान साम्राज्यों का अंत, विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना, अधिनायकवाद का उदय या राष्ट्रसंघ की स्थापना बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। तो प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम इनमें से कौन सा नहीं है, कहेंगे सर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना, ये गलत कथन है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, विश्व जल दिवस, देखिए डे वाला है ना, इसलिए हम जब सेट लगा रहे थे ना तब देखे थे कि भाई डे वाला भी कराना है बच्चों को। तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है कब बताइए। काफ़ी सुधार करके हम जो है ना, जितना डेट होगा ना एकदम अच्छे तरीके से कराएंगे आप सभी को। पहले खुद हम उसके ऊपर बहुत अच्छे से पकड़ बनाएंगे, तब जा करके आपको बताएंगे। ऐसे नहीं कि हवाई में कहीं से PDF उठा के बस आपको बता दिए, ऐसा नहीं करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से उस पर हम पकड़ बनाएंगे, फिर आपको समझाएंगे। एक भी डेट वाला छूटेगा नहीं, और इम्पोर्टेंट वाला उठाएंगे। कोशिश रहेगा कि ये सब का सब करा दें, और उसमें इंपॉर्टेंट कौन होगा वो आपको बताते चलेंगे, है ना। जैसे विश्व जल दिवस हर बार पूछा जाता है, पृथ्वी दिवस ये सब खूब पूछा जाता है, तो ये सब महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये सब पूछा जाता है। तो जो इंपॉर्टेंट रहेगा ना वो आपको बताते चलेंगे, थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खैर वो तब की बात है, अभी लगाइए सेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कहेंगे सर 22 मार्च को। ठीक है, विश्व जल दिवस। अगला क्वेश्चन, उपकरण जो वायु दाब मापने के लिए प्रयोग करते हैं, वायु दाब मापने के लिए तो कहेंगे सर वायु दाब मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय परत जो सूर्य की पराबैंगनी किरण से हमें बचाती है बताइए। ओजोन मंडल कहेंगे सर, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत हमारी रक्षा भी करती है जो ओजोन मंडल में स्थित है। सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर स्थित है बताइए। सरदार सरोवर बांध कहेंगे सर नर्मदा नदी पर स्थित है। महानदी पर कौन सा बांध है ना, हीराकुंड डैम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस का प्रतिशत, तो बहुत बार करा चुके हैं अभी तक, 0.03% है। नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन 71% नहीं जी, ध्यान से उतर गया, देखिए कल ही बताए हैं। नाइट्रोजन 71% और आर्गन 0.93% और ये ऑक्सीजन 21%। 73 या 71 है, थोड़ा सा ध्यान से उतर रहा है, खैर देख लीजिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है, तो ये डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं,
समान दाब वाले स्थानों से, ये सब ज्योग्राफी के सवाल हैं, उसे हम लोग आइसोबार बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है, बताइए क्या कहलाएगा वो जीव? उपभोक्ता कहलाएगा, उत्पादक कहलाएगा, विघटक कहलाएगा या परजीवी कहलाएगा? तो उत्पादक कहलाएगा ना, जैसे पेड़ पौधे जितने भी फल बनाते हैं एक प्रकार से क्या है, वो उत्पादक का काम करता है। उपभोक्ता तो हम लोग हो गए जो उसको तोड़ करके खाते हैं, तो ये तो आंसर होगा नहीं। विघटक तो होगा नहीं। परजीवी, ये कोई परजीवी तो इसको नहीं बोलेंगे। दूसरे जीव पर आश्रित रहता है क्या पेड़ पौधा? कहेंगे नहीं सर। विघटक भी नहीं होगा। विघटक तो वो सूक्ष्म जीव होता है जो कि सड़े गले मतलब कि जो ज़मीन में फेंक देने के बाद उसको सड़ा गला करके वापस मिट्टी में मिलाता है। तो आप सभी को कल इसके बारे में चर्चा कर दी। तो उत्पादक होगा करेक्ट आंसर। नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है, वह कौन सी नदी है? बताइए इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो कहेंगे सर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, चंबल नदी है। अगला, आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है, क्या कहलाता है? बताइए। आर्द्रता को प्रतिशत में बदलना क्या कहलाता है? तो सापेक्षिक आर्द्रता कहलाता है। क्या बोलेंगे? सापेक्ष आर्द्रता। प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थलखंड था, क्या कहलाता था? मतलब हमारी पूरी जो पृथ्वी है यानी स्थलखंड था, जो पूरी पृथ्वी पर जो जल भी है और थल भी है। 71% क्या है? पानी है और 29% स्थल था। तो पूरा स्थल पहले एक दूसरे से पूरा सटा हुआ था, सिर्फ एक ही स्थल था। अभी ना कई सारे महाद्वीप वगैरह, महादेश वगैरह बन गए हैं, पहले एक ही था। तो उसको क्या बोला जाता था? ये सवाल वही पूछ रहे हैं। तो उसको पेंजिया कहा जाता था। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर उसको हम लोग बोलते थे पेंजिया। और चारों तरफ का जो पानी वाला हिस्सा था ना, उसको पेंथलासा कहा जाता था। दोनों याद रखिएगा, स्थलों को पेंजिया और पानी वाला जो खंड था उसको पेंथलासा बोला जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछ रहे कि पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास। पृथ्वी के केंद्र की ओर का क्रमागत विन्यास यानी इधर से इधर आना है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्या? चलिएगा, ये रहा ऑप्शन आप सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। पहले होगा कौन सा? कहेंगे सर सबसे बाहर होता है सियोल, फिर सीमा, फिर लास्ट में आएगा नीफे। ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सा है? वह कौन सा प्रदेश है जिसे जो फल और कृषि के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। कहेंगे भूमध्य सागरीय प्रदेश। ए आपका सही जवाब होगा। शुद्ध वाक्य यहाँ पर छांटी, हिंदी के सवाल आ गए। बताइए, नेताजी को आज वहाँ जाना है। नेताजी ने आज वहाँ जाना है। आज वहाँ नेताजी ने जाना है, वहाँ आज नेताजी ने जाना है। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होना है? तो ने वाला तो हो भी नहीं करेगा सर, तो तीनों वैसे भी छट गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नेताजी को आज वहाँ जाना है। चलिए, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है ना। अंग है कैसा वर्ण है? बताइएगा। अंग आप सभी को बताए थे, अंग और आह को क्या बोला जाता है? कहिएगा सर उसको हम लोग अयोगवाह वर्ण बोलते हैं। अंग और आह को अयोगवाह वर्ण बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, ये सब तो जानते ही हैं आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यवहार और मत शब्दों का सही पर्याय बताइए। व्यवहार का मतलब क्या आचार होता है और मत का मतलब विचार होता है क्या? बताइएगा सटीक किस में बनेगा? व्यवहार का मतलब आचरण होता है, कहिएगा हाँ सर आचरण तो होता है। सिद्धांत होता है क्या? दिमाग लगाइए, हम बताएंगे नहीं, लास्ट में बताएंगे ना। विचार और राय, बर्ताव और निर्णय, दिमाग लगाइए, आंसर कौन सा होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। व्यवहार का मतलब होता है आचार, मतलब इसके मतलब पर्याय पूछ रहे हैं ना, सही पर्याय। और मत का मतलब होता है आपका क्या विचार है, क्या मत है मतलब क्या विचार है। व्यवहार का मतलब आचार और विचार, तो देखते हैं ना आपका आचार विचार कैसा, मतलब व्यवहार और मत कैसा है, ये हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है, ध्यान रखना इसको, है ना। हम जब सेट लगा रहे थे तो हम दिमाग लगाते लगाते हम पता है किस में फंस रहे थे, एक तो इसमें फंस रहे थे और इसमें फंस रहे थे। एंड में जाकर के हम यही वाला लगाएं। हमको लगता है भाई आचरण तो ठीक है, व्यवहार का मतलब आचरण, लेकिन मत का मतलब सिद्धांत नहीं होना चाहिए, मत का मतलब निर्णय या राय होना चाहिए। तो फिर राय यदि हम पकड़ के चलते हैं तो विचार नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं, हम गलत थे, है ना। ये भी गलत हो गया, तीनों गलत हो गया, ऊपर वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यंजन संधि के उदाहरण बताइए। व्यंजन संधि के उदाहरण यहाँ पर देखिए, दो तो इसमें हर बार आपको व्यंजन संधि मिलेगा, एक हर बार गड़बड़ है। तो बताइए तीनों आपको पकड़ना है, कौन सा करेक्ट आंसर इसमें होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, कहेंगे सर ऑप्शन डी सही है, उत्त जोड़ लास। इसका जब संधि विच्छेद करिएगा ना तो उत्त इस प्रकार से आता है, उत्त जोड़ लास, सम जोड़ गम, इसमें भी सम जोड़ गम,
सद्भावना में सत्य जोड़ भावना, इस प्रकार से होता है। यानी तीनों का तीनों क्या इसमें व्यंजन संधि है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी होगा, ये सही था मेरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है। ठीक है, यहाँ देखिए अंडरलाइन किया गया है। तो पूछ रहे रेखांकित शब्दों का प्रयोग हुआ है किस रूप में, सीता सावित्री। व्यक्तिवाचक संज्ञा को भाववाचक में बदला गया है, भाववाचक को व्यक्तिवाचक में बदला गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक रूप में निरूपण किया गया है, या जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में। कहेंगे सर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी वाला सही है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में इस्तेमाल किया गया है। सीता एक व्यक्ति के नाम है तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे, और किस रूप में इस्तेमाल किया गया है, जातिवाचक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। बालक ने रोटी खाई, अब बताइए रेखांकित शब्द का पद परिचय क्या होगा। बालक ने रोटी खाई, तो सकर्मक क्रिया, एक वचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष, भूतकाल, कर्तृवाची, यानी इस खाई के बारे में पूछ रहा है। इसमें कौन सा आंसर होगा, दिमाग लगाइए। देखिएगा, ये रहा आपका ऑप्शन, देख लीजिए, ये है आपका ऑप्शन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। मेरा भी सही था और आप सभी का भी सही होना चाहिए। खाई, तो ये एक प्रकार का क्या है, कहेंगे सकर्मक क्रिया है। खाई में क्या लगाई, क्या खाई, तो कह रहा है ना कि बच्चों ने रोटी खाई, तो रोटी हो जाएगा, यानी क्या का उदाहरण, यानी कि आंसर आ रहा है, क्या खाई, रोटी खाई, तो सकर्मक हो जाएगा। अब खाई तो एक वचन है, यानी बच्चे ने रोटी, या बच्चे नहीं था, क्या था, बच्चों ने रोटी खाई ना, अच्छा सॉरी, बालक ने रोटी खाई। अब यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, एक वचन ही तो है, बहुत सारे बच्चे तो नहीं है, बालक ने रोटी खाई एक वचन बोलेंगे। कई सारे बच्चे होते तो ये होता कि बच्चों ने रोटी खाए, है ना, यानी कि कुछ इस प्रकार से आपको पता चलता कि ये बहुवचन है। स्त्रीलिंग खाई एक प्रकार का किस प्रकार का शब्द है, कहेंगे स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, अन्य पुरुष के अंतर्गत ये आते हैं, और खाई यानी कि खा चुका है तो वो भूतकाल के अंतर्गत आ जाएगा, और कर्तृवाची से संबंधित है। कर्तृवाची का सर क्या मतलब है, जैसे सब्जेक्ट के अनुसार चीज़ें बदलता है। जैसे यहाँ पर कहा रहा है कि बालक, अगर सब्जेक्ट यहाँ पर बालक है तो शब्द क्या आ रहा है, खाई। यदि यहाँ पर सीता रहता तो सीता ने भी खाई, लेकिन कोई लड़का का नाम रहता है कि मोहन ने रोटी खाई, सुनने में अच्छा लगता है, नहीं, अभद्र सा हो जा रहा है, तो मोहन ने रोटी खाया, तब जाकर देख रहे हैं, यानी सब्जेक्ट के अनुसार चीज़ें चेंज होता है तो उसको कर्तृवाची के अंतर्गत रखते हैं। तो ये भी सही है, इस अनुसार से ऑप्शन डी सही होता है। पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में शुरू हुआ, बताइए। बी होगा करेक्ट आंसर, कहेंगे सर 1955 में। पंचशील से 1955, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, देख रहे हैं दिवस पूछा गया, 2 दिवस पूछ लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इससे भी इंपॉर्टेंट दिवस है, याद रखिएगा। बी होगा करेक्ट आंसर, 8 मार्च को मनाया जाता है। रामचरितमानस किसने लिखी, बताइए। इन दोनों में स्टूडेंट फंसता है, किसमें बताएं आप सभी लोग, पहले आंसर लगाइए। हाँ, वेद व्यास और तुलसीदास में फंस जाता है। अगर पूछा जाए महाभारत की रचना, तो महर्षि वेद व्यास। पूछा जाए रामचरितमानस की रचना, गोस्वामी तुलसीदास। याद आ रहा है कुछ, है ना, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए वाला होगा, बी नहीं लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रुपये का जो नया प्रतीक चिन्ह इस प्रकार से ना, इस प्रकार से जो होता है, इसको किसने तैयार किया, ये डिजाइन किसने बनाया। तो राइट आंसर बी होगा, डी उदय कुमार, याद रखिएगा। ठीक है, डी उदय कुमार। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, फूलों की घाटी किस स्टेट में पड़ता है, अच्छे से पता होगा। फूलों की घाटी, दून की घाटी, ये सब कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। अमजद अली खान इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे, बहुत फेमस क्वेश्चन है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझिएगा, इसको पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। अमजद अली खान, तो भाई राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कहेंगे सर सरोद वादक थे, सरोद वादक। रेड क्रॉस की संस्था के संस्थापक कौन थे, रेड क्रॉस। राइट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल सही है, जीन हेनरी ड्यूनेंट। ये ड्यूनेंट शब्द याद जरूर रखिएगा, जीन हेनरी ड्यूनेंट, रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक, ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि रेड क्रॉस का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, पूछा जाता है एग्जाम में, तो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है, कहेंगे सर जेनेवा के स्विट्जरलैंड में है। तो याद रखिएगा कहाँ पड़ता है, जेनेवा में, याद रखिएगा, पूछा जाता है। इंग्लिश आ गया भाई, बताइए। करेक्ट ऑप्शन चुनिए, फॉलोइंग सेंटेंस विथ द करेक्ट ऑप्शन। सी हैज़ बीन टीचिंग डैश 2005, बीच में क्या आएगा, फ्रॉम सिंस फॉर इन, क्या आएगा। तो भाई करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर इसमें सिंस लग जाएगा, सिंस 2005। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य का चुनाव करिए यहाँ पर। द पेट्रोल इज सोल्ड बाय ए लीटर, पेट्रोल इज सोल्ड बाय लीटर, पेट्रोल इज सोल्ड बाय ए लीटर, पेट्रोल इज सोल्ड
बाय द लीटर। राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। क्या कहेंगे, पेट्रोल इज सोल्ड बाय ए लीटर, लीटर नहीं लीटर। पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन का चुनाव करिए, बताइए। ही सेड इफ न्यू दिल्ली दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, नरेशन है ये, है ना। ही सेड द न्यू दिल्ली इन द कैपिटल ऑफ इंडिया, ही सेड दैट न्यू दिल्ली इन द कैपिटल ऑफ इंडिया। फिर कहता है ही सेड व्हाई न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या होगा आंसर, बताइए, लगाइए। तो भाई इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। ही सेड दैट न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। बताना है खाली स्थान में यहाँ पर क्या आएगा। आई डैश माई होमवर्क व्हेन द लाइट वेंट आउट। यहाँ पर देखिए वेंट लगा हुआ है, दिमाग लगाइए कौन सा आंसर होगा। तो कहेंगे सर वाज डूइंग हो जाएगा। कौन सा, वाज डूइंग, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। पूरा सेंटेंस को यहाँ पर यानी कि फुलफिल करना है। इफ़ ऑफ एन डैश मिस्टेक्स आई एम ओनली ह्यूमन, आफ्टर ऑल आई एम फ्ली वेल। बताइए खाली स्थान में क्या होगा। तो राइट आंसर ये होगा मे का आएगा, ए आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चूज द फ्रेज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड्स अंडरलाइनेड, ठीक ना, इसका पूछ रहा है। इन द फॉलोइंग सेंटेंस ही इज़ द फैट एंड फ्लेवी बट हीज सोन इज। क्या आएगा ऑप्शन में, ये आपको बताना है। लीन एंड थिन हो जाएगा, लीन एंड थिन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या पूछा है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। बताइए इसका करेक्ट मतलब पूछ रहा है। फाउट टूथ एंड नेल, लगाइए आंसर कौन सा होगा। ये रहा आपका ऑप्शन। भाई करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। दे प्लेड विथ एवरी आउंस ऑफ स्ट्रेंथ दे हैड। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो। आइए यहाँ से देखते हैं, साइंस का प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सा रोग विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कहेंगे सर अरक्तता। बाकी स्कर्वी विटामिन सी कमी से, बेरी बी से, रतौंधी ए से होता है, ये सब विटामिन से होने वाला है, तो अरक्तता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखिएगा यहाँ पर पूछ रहे हैं निम्न में से कौन वास्तविक मछली नहीं है। बताइए वास्तविक मछली इनमें कौन सा नहीं है भाई। डी होगा करेक्ट आंसर, कहेंगे सर रजत मीन, ये वास्तविक मछली नहीं माना जाता है इनको। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए, फल के रस के खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है। बताइए फल के खमीरीकरण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, CO2। मरुद्भिद अनुकूलन में पत्तियां रूपांतरित हो जाती है किस रूप में। प्रतान में, सूल में, पर्णाभ पर्ण में, पर्व में, या फिर पर्णाभ स्तंभ में। तो भाई राइट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर सूल में। सूल यानी कि एक प्रकार से बोल सकते हैं जड़ में। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शीत निष्क्रियता पाई जाती है किस में। बताइए शीत निष्क्रियता, तो भाई ये पाया जाता है मेढकों में। अगला क्वेश्चन, फेफड़ों के पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाते हैं कब या किसके द्वारा बढ़ते हैं। तो भाई राइट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर बी बिल्कुल सही है, वायु कोष्ठकों के द्वारा बढ़ते हैं। बी करेक्ट आंसर होगा। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बन जाते हैं। बताइए जोड़े बनते हैं किस में। तो भाई राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कहेंगे सर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा पाचक ग्रंथि नहीं है। बताइए पाचक ग्रंथि इनमें कौन नहीं है। गुर्दा एवं फुफ्फुस, यकृत, अग्नाशय, अग्नाशय एवं लार ग्रंथि, लार ग्रंथि और यकृत। तो भाई राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुर्दा एवं फुफ्फुस, है ना, गुर्दा और फुफ्फुस हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी सब तो पाचक ग्रंथि है, यकृत, अग्नाशय, अग्नाशय और लार ग्रंथि या फिर यकृत। तो घुमा फिरा करके एक ही चीज़ें हैं, गुर्दा और फुफ्फुस हो जाएगा। ये पाचक ग्रंथि नहीं आते हैं, तो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं, एक हाइड्रोजन बंध, दो हाइड्रोजन बंध द्वारा, तीन या फिर चार हाइड्रोजन बंध द्वारा। गुआनिन और साइटोसिन,
राइट आंसर कौन सा होगा? कहेंगे सी बिल्कुल सही है, 3 हाइड्रोजन बंधुरा जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? बी होगा करेक्ट आंसर, कहेंगे एमोनो टेलिक के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है किस नियम से? बताइए। राइट आंसर कौन सा होगा? कहेंगे सर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से मिलता है। एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी हुई है, निर्मित प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? बताइए। सीधा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा या फिर सीधा और उल्टा, दोनों में से कोनो हो सकता है। तो सी होगा करेक्ट आंसर, कहेंगे सर वास्तविक होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एफ इक्वल r/2 मान्य है किस चीज़ के लिए? एफ इक्वल r/2, तो भाई इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। अवतल तथा उत्तल दर्पण दोनों के लिए है ये मान्य, तो सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो ये अपने साथ क्या ले जाती हैं? द्रव्यमान, माध्यम के कण, ऊर्जा या फिर विभवांतर? क्या होगा करेक्ट आंसर? बताइए। तो सी होगा करेक्ट आंसर, जब ध्वनि की तरंगें चलती हैं तो अपने साथ ऊर्जा ले जाती हैं। रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अच्छे से आप सभी को पता होगा, संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है रॉकेट। डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है, अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तित किरण फोकस से गुजरेगा, वक्रता केंद्र से गुजरेगी, या ध्रुव से गुजरेगी, या अपने ही रास्ते गुजरेगी? राइट आंसर ऑप्शन ए वाला होगा, फोकस से होकर गुजर जाएगी। ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक लंबी परिनालिका जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न होता है। अगर विद्युत धारा 2 गुनी हो जाए तो नया चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो भाई राइट आंसर ये भी क्या हो जाएगा? कहेंगे सर 2 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 वृत्ताकार कुंडलियां जिनकी त्रिज्या A है, इसे क्रमशः I और 2 गुना I, यानी कि एक में विद्युत धारा प्रवाहित करना है, दूसरे में 2 गुना विद्युत धारा जो है प्रवाहित होती है। दोनों कुंडलियों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में निम्न में से किससे होगी? बताइए कि पहले कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र दूसरी कुंडली के मुकाबले 2 गुना ज़्यादा होगा। अगला कहते हैं दूसरी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र प्रथम कुंडली से 2 गुना होगा। दोनों पर चुंबकीय क्षेत्र समान रहेगा, या दोनों में से चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा? राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए करेक्ट आंसर इसका ना बी वाला हो जाएगा, ये वाला। कौन सा कहेंगे सर? बी वाला। दूसरी कुंडली पर जो है चुंबकीय क्षेत्र प्रथम कुंडली से 2 गुना होगा, ये ध्यान रखिएगा दूसरी कुंडली पर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस लेंस की क्षमता +0.5 डायोप्टर है? बताइए किसका होगा? भाई करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, कहेंगे सर यह एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी कितना है? 2 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेखांकित ग्राफ का वेग का मान क्या होगा? ये रहा आपका ग्राफ, ये रहा आपका ऑप्शन 1/√3 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पर आइए, 22/7 मानक एक डैश संख्या है, 22/7 को कौन सा संख्या माना जाता है? तो बी होगा करेक्ट आंसर, कहेंगे सर अपरिमेय संख्या माना जाता है। यदि 5 अवलोकनों मैथ वाला प्रश्न यहाँ से का दे दिया है, यहाँ पर संख्या x है, फिर x+2, x+4, x+6 और x+8 है, औसत मान दे रखा है 11, तो कहता है x का मान बताइए। सिंपल है, इसको हम भी बनाए थे। x है, यहाँ पर x है, सबको जोड़ दीजिए, टोटल संख्या कितना है? तो कहेंगे सर टोटल संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 है, यानी सबको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1x, 2x, 3x, 4x और एक यहाँ पर 5x, 5x और प्लस सबको जोड़िए, 8, 6, 4, 10 और इधर 8, 2, 10, 10, 10 कितना हो गया? कहेंगे सर 20। टोटल संख्या था 5, 5 से भाग दीजिए, यही होगा ना माध्यक, यानी कि औसत। तो औसत यहाँ पर पहले से कह रहा है 11 है सर, तो बराबर 11 कर दीजिए। अब x का मान यहाँ से निकल जाएगा, कैलकुलेशन करिएगा तो कितना निकलेगा? कहेंगे सर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 7 निकलेगा। बनाकर देखिएगा, ईजी है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये भी बिल्कुल आसान है, कह रहा है मॉस निकालिए। कुछ नहीं करना है, x का मान जो दे दिया है और y का मान दोनों जो यहाँ पर दे रखा है, जितना जितना दिया है सबको कैलकुलेशन कर दीजिए। यहाँ पर भी कैलकुलेशन कर दीजिए, जिस प्रकार से भाग विधि से 900 निकालते हैं उस प्रकार से निकालिएगा, बन जाएगा, आसान है।
12 निकलेगा, 12 से अंत में पूरी तरह से कट जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना दे रखा है तो इसकी परिधि कितना हो जाएगी बताइए। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, कहेंगे सर 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या, कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर होता है, बस इतना बराबर कर दीजिए 38.5 सेंटीमीटर। आपको कटाना उठाना नहीं है, एंड में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आर का मान क्या हो जाएगा, कहेंगे सर 38.5 हो जाएगा बटे पाई हो जाएगा इसका रूट। बाकी सबका मान रख लीजिएगा और रूट से बाहर निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा, ठीक है ना, बाहर निकलेगा। लास्ट में इधर बचेगा 55/55 और ये कट के रूट में 1 हो जा रहा है, यानी 1 का रूट 1 ही होता है, तो रूट पूरी तरह से खत्म ही हो जाता है। और इससे जो बाहर निकलेगा ना, कट के लास्ट में 11 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका आंसर। बनाइएगा, बन जाएगा, ईजी है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, लोग वाला प्रश्न है, तो बताइएगा इसका मान क्या हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा 1 - log 10 2। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समीकरण दे रखा है, कह रहा है इसका मूल क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कहेंगे सर 9/13 और 4/13, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के उपयोग से 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दे रखा है, जहां ए बड़ा है बी से। कह रहा है इसका हम निकाल सकते हैं HCF, LCM, दशमलव विस्तार या प्रायिकता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दशमलव विस्तार निकाल सकते हैं, कहेंगे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 1500 रुपया 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है और साधारण ब्याज का अंतर इतना दे रखा है, तो ब्याज का वार्षिक दर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। दोनों का फार्मूला लगाइएगा और माइनस कर दीजिएगा और लास्ट में जो अंतर बोल रहा है ये अंतर बराबर कर दीजिएगा, निकल जाएगा आपका एक्स का मान, यानी जो आप दर मान रखे हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, कहेंगे सर 8 आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्या हो गया, हाँ ये वाला हो गया, नहीं हुआ ना, देखिएगा इसको। तो ये आपका प्रश्न है, कह रहा है इसका मान क्या हो जाएगा। बीज गणित का ये सब फॉर्मूला है, यानी ये क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा 4/3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक ठोस धातु एक बेलन क्षेत्रमिति वाला ये सवाल है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। कितना मतलब बन सकता है, पिघला करके बनाया गया है, एन का मान पूछ रहे हैं, मतलब कितना शंकु बनाया जा सकता है, वही ये प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 13,500 शंकु बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन पर, पेट्रोलियम के प्रभावी नहीं प्रभाजी हम लोग पढ़े हैं ना जी, प्रभाजी। खैर जब ये प्रभावी कह रहा है तो हम लोग प्रभावी ही मान लेते हैं। बताइएगा, प्रभावी आसवन विधि द्वारा निम्नलिखित में से एक के बाद एक निकलते हैं कौन। पहले कौन निकलेगा उसके बाद कौन निकलेगा, यानी सब एक दूसरे में मिला हुआ है, मिश्रित है, तो प्रभावी आसवन से हमको अलग करना है। तो पहले कौन सा बाहर आएगा वही ये पूछ रहा है, तो डी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेफ्था पहले आएगा बाहर, उसके बाद केरोसिन आएगा, फिर डीजल ऑयल आएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर ऑप्शन डी सही है। रेडियो सक्रिय कार्बन 5800 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जा रहा है, कितने वर्षों में यह प्रारंभिक मात्रा का 1/4 भाग रह जाएगा या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कहेंगे सर 11,600 वर्ष में। बस कुछ नहीं करना, इसमें 2 गुना कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रंगहीन सॉल्ट लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर एक पीले रंग का यौगिक X बनता है तथा लाल भूरे रंग की एक गैस यानी कि Y निकलती है। तो ये जो गैस निकलती है वो कौन सी होती है, ये पूछ रहे हैं। Y है, यानी गैस Y, कौन सा गैस निकल रहा है बाहर। तो कहेंगे सर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, NO2 बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, NO2। द्रव में होता है क्या बताइए, दिमाग लगाइए। द्रव में क्या होता है, नियत आयतन होता है, नियत आकार होता है और असंकोचन होता है। संकोचन माने कि उसको प्रेशर करके उसको कम कर सकते हैं, उसके मात्रा को, उसी को कह रहा है। संकोचन माने होता है मात्रा को है ना, प्रेशर से कम करना। असंकोचन माने नहीं होगा, वही ये पूछ रहे हैं। नियत आयतन, अनियत आकार और अत्यधिक संकोचन, ठीक है भाई। अगला देखिए, नियत आयतन, अनियत आकार और अत्यधिक असंकोचन। अनियत आकार, अनियत आयतन, अनियत आकार एवं अत्यधिक संकोचन। तो संकोचन जहाँ पर है वो तो होगा नहीं, आप सभी को अच्छे से पता है। तो करेक्ट आंसर इसका सबसे सटीक वाला सी वाला होगा। उसका आयतन नियत होता है, यानी जो जैसे सिंपल आप पानी समझ के चलिए ना कि पानी का आयतन निश्चित होता है। हाँ, दूसरे बर्तन में भी रखेंगे लेकिन आयतन की मात्रा जो उसमें है वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। तो अनियत आकार सही दे रखा है। गिलास में रखेंगे तो गिलास के साइज़ का हो जाएगा, लोटा में रखेंगे लोटा के साइज़ का हो जाएगा, बाल्टी में रखेंगे बाल्टी के साइज़ का हो जाएगा। मतलब आकार उसका चेंज हो सकता है लेकिन आयतन बना उतना ही रहेगा, आयतन कम ज़्यादा नहीं हो जाएगा। अत्यधिक असंकोचन, यानी कि उसको आप चाहिएगा कि उसको दाब करके, प्रेशर करके उसमें कम जगह में भी ज़्यादा पानी डाल देंगे, नहीं हो पाएगा।
उसको असंकोचन, वो असंकोचन होता है, मतलब उसको आप है ना दाब करके छोटा यानी कम नहीं कर सकते हैं, उसमें कचाकच नहीं भर सकते हैं एक ही में बहुत ज़्यादा। गैस में ऐसा होता है, द्रव में ऐसा नहीं होता है, ठोस में तो ज़रा सा भी नहीं होता है। तो सी होगा करेक्ट आंसर। ठोस, द्रव, गैस जब आप लोग पढ़िएगा तो अच्छे से उस समय ये सब पढ़ाया जाता है। निम्न में से किस यौगिक में आयोनिक तथा सहसंयोजित दोनों आबंध होते हैं? राइट आंसर बी होगा कैल्शियम क्लोराइड में। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध यंत्र कौन सा है, यदि हमें रेडियो सक्रियता की माप करनी है तो? सी होगा करेक्ट आंसर, GM गणक का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर बताइएगा कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है, बताइए। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे ऑप्शन सी क्लोरीन हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्लोरीन हाइड्रोजन जिससे अलग हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एल्काइन का सामान्य सूत्र बताइए। एल्केन, एल्किन, एल्काइन, ये हो जाएगा एल्केन वाला, ये हो जाएगा एल्किन। पहले CnH2 में सॉरी गलत बोल दिए, CnH2n+2 ये होगा एल्केन का, है ना। एल्किन का क्या हो जाएगा, CnH2n, बस 2 हटा दीजिए यानी घटा दीजिए, घटा देंगे तो ये वाला बचेगा। अब फिर घटाइएगा तो एंड में जाकर के फिर ये बन जाएगा CnH2n-2, तो ये हो गया एल्केन, एल्किन, एल्काइन। एल्काइन का पूछ रहा है तो डी वाला हो जाएगा। सब तीनों याद रखिएगा, तीनों किसी न किसी तरीके से एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है। विलयन का सांद्रण व्यक्त करने के लिए कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है? ये हुआ करेक्ट आंसर का आंसर, मोलरता प्रभावित नहीं होती है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें कौन सी एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है? पीतल, कांसा, मैग्नीशियम या फिर जर्मन सिल्वर? तो पीतल तो होगा नहीं, कांसा होगा नहीं, जर्मन सिल्वर में भी निकल वगैरह होता है, ये तो नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कहेंगे सर डी वाला बिल्कुल सही जवाब है। हो गए आपके पूरे 100 प्रश्न। अब बताइएगा 100 में से आपका कितना सही हुआ है, ठीक ना। मेरा तो 66 था, आप लोग अपना कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और जितना भी क्लास करा रहे हैं सबका प्लेलिस्ट बना ही दिए, एक प्लेलिस्ट बना दिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, सारा सेट वहाँ पर आपको मिल जाएगा। जो नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, एक एक करके सेट जरूर लगा लीजिएगा। और PDF वगैरह तो नहीं दे रहे हैं, बोलिएगा सभी लोग, तब हम PDF देंगे, क्योंकि PDF में टाइम लगता है उसको बनाने में। खैर ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, लेकिन हाँ बोलिएगा तब उसमें डालेंगे। वैसे यदि ज़रूरत ना हो तो क्या फ़ायदा देकर कि हाँ ही पर आप सभी लोग सेट लगा लेते हैं, बोलिएगा तो PDF भी भेज देंगे, ठीक ना। तो बाकी मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।